एनएसजी की जो जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुई? एनर्जी की जर्नी तो ये बताइए, आपने एक वर्ड यूज़ किया ब्लैक कैट कमांडोज, तो वो क्या होते हैं, थोड़ा उनके बारे में जिनको नहीं पता है। हाँ, ब्लैक कैट्स उनको बोलते हैं बिकॉज जो एनर्जी कमांडोज को ही ब्लैक कैट्स कमांडो बोलते हैं। फोर्सेस वर रेडी, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि तब हमारे पास फोर्सेस का विलिंगनेस नहीं था, एब्सोल्युटली नॉट। तो ये आपने एक वर्ड यूज़ किया प्राइवेट मिलिट्री। यूएस ने एक्चुअली काफ़ी यूज़ करते हैं। यूएस फोर्सेस व्हाट दे डू इफ दे कांट डू एनी लीगल या लेजिटिमेट ऑपरेशंस। आर्मी वाले या कोई भी अथॉरिटी कैसे उनको डिटेक्ट करती है? नहीं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी काफ़ी अच्छी तरह से काम करती है, कर भी रही है। लिबरल लोग जो हैं वो बोल रहे हैं कि कोई रिलीजन नहीं होता टेररिज्म का, जो बॉलीवुड का इम्पैक्ट होता है हमारे ऑडियंसेस के Society ऊपर, पे, सोसाइटी के ऊपर, उसके बारे में आप कुछ बता रहे थे, वो मुझे बताइए सर। एंड जो भी दुश्मन के शिप्स वगैरह होते हैं ना, उनको मतलब डिस्टर्ब करना, डेमोलिश करना। आपका मतलब जो ट्रेनिंग था, ट्रेनिंग ड्यूरेशन था, उसमें क्या क्या सिखाते हैं? आर्मी की ट्रेनिंग होती है, वी कॉल दैट अ बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग। तो वो तो 3 एकेडमीज में होती है, जैसे नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे में है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी जो चेन्नई में है, एंड इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो देहरादून में है। कश्मीर तो मेरा हमेशा से ड्रीम पोस्टिंग था, ऑलमोस्ट अभी 10 साल हो जाएंगे। पहलगाम में भी जो हुआ, उसके बाद ऐसा क्यों जाके बोला कि मोदी को जाके बताओ? ये जो बोलते हैं ना सबूत दिखाओ, या जो इवन पाकिस्तान भी कैसे इन्वॉल्व है। मुंबई अटैक से पहले 2005, 6, 7, 3-4 साल में बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे इंडिया में, बहुत सारे। आज मदर्स डे के दिन हम स्वागत कर रहे हैं एक ऐसे वीर जवान का जिनके जैसा बेटा हर माँ का सपना होता है। सिद्धराम सोलंकर सर, जो पुणे से बिलोंग करते हैं और जिन्होंने बचपन से ही देश की रक्षा का सपना देखा था। स्कूलिंग सोलापुर में हुई, ग्रेजुएशन बीएमसीसी पुणे से, और एनसीसी में बेस्ट कैडेट बनकर 2006 में रिपब्लिक डे परेड में महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट किया। 7 बार की कोशिश के बाद 2011 में ओटीए चेन्नई से फौज का सफर शुरू किया और कश्मीर, राजस्थान, आसाम, अरुणाचल और उत्तराखंड जैसे टफ टेरेन्स में अपना पराक्रम दिखाया। कश्मीर में काउंटर टेरर और एंटी इन्फ्लेशन ऑपरेशंस का हिस्सा बनकर मेजर संदीप उन्नीकृष्णन से प्रेरणा ली और एनएसजी ज्वाइन किया। मुंबई के एलाइट एनएसजी यूनिट में सर्व करते हुए 2019 में डीजी एनएसजी कमेंडेशन भी हासिल किया। क्लोज क्वार्टर बैटल्स, हॉस्टेज रेस्क्यू और स्पेशल टैक्टिक्स में माहिर सिद्धराम सर आज प्राइवेट सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन ट्रेनिंग में अपना योगदान दे रहे हैं। हर माँ को उन पर नाज होगा क्योंकि ये जवान सच में माँ के गोद का गर्व है। तो चलिए मुलाकात करते हैं सिद्धराम सर से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका और थैंक यू वेरी मच कि आपने इनविटेशन एक्सेप्ट किया और आप बड़ी दूर से आए यहाँ पे। तो सबसे पहले ये बताइए सर कि एनएसजी की जो जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुई? एनर्जी की जर्नी तो आई कैन से, अगर जर्नी और से ऐसे बोला जाए तो वो तो बचपन से ही था। बिकॉज बचपन में माय माय फादर, उन्होंने ये जो रिपब्लिक डे परेड होता है ना, वो हमेशा इंस्पायर करते कि उसको देखो। तो स्कूल टाइम में एक बार आई सॉ दैट कि ब्लैक कैट कमांडोज का एक पूरा जो कॉन्टीजेंट होता है ना, वो मार्च कर रहा है। दैट वाज वेरी फैसिनेटिंग काफ़ी, यार ये कौन है, दे आर समथिंग डिफरेंट दैन सम अदर कॉन्टीजेंट्स। बट उस वक्त तो ऐसा लगा था कि दे आर फ्रॉम सम अदर प्लैनेट्स, है ना। कि ब्लैक कैट कमांडोज वगैरह वगैरह। तो वो एक बोलते ना सीड जो होता है, तभी अंदर गया था कि यार ऐसा कुछ करना है लाइफ में। फिर उसके बाद 2008 जो मुंबई अटैक हुआ था, दैट वाज अ वेरी सिग्निफिकेंट इवेंट इन माय लाइफ, एवरीबॉडीज लाइफ, बट मुझे काफ़ी वो एक टर्निंग पॉइंट था क्योंकि आई सॉ मेजर संदीप उन्नीकृष्णन एंड हाउ ही फॉट, एंड देन वो सारा जो एपिसोड चल रहा था ना 2-3 दिन, वी कुड नॉट मतलब हम पूरी तरह से सो नहीं पा रहे थे, एंड वी कुड नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या हुआ है। आई वॉज इन कॉलेज दैट टाइम, समझ में नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है, इतना बड़ा कैसे हो गया। तो उस वक्त भी मैंने डिसाइड किया था यार कि जो सारे जो ट्रिब्यूट उनको दे रहे हैं, तो मुझे भी ट्रिब्यूट देना है उनको। बट ये ऐसे ही नहीं कि बस एक दिन मोमबत्ती जलाए और ख़त्म कर दे। आई वॉन्ट टू वेयर दैट यूनिफॉर्म वन डे। दैट वॉज 2008 एंड 2018, 10 years। एंड लकीली ऐसा है कि उसी सेम यूनिट जो जहाँ पे अटैक हुआ था मुंबई, वहीं पे मेरी पोस्टिंग आ गई एज एन एनर्जी कमांडो। मुझे वो सौभाग्य मिला कि मैं उनके पेरेंट्स को रिसीव करूँ, क्योंकि 26/11 को एक फंक्शन होता है गेट वे ऑफ इंडिया पे। तो आई रिसीव देम एंड आई टुक देम टू दैट फंक्शन। सो यस, तो मतलब आपने मैनिफेस्ट किया एक तरीके या से। ऑफ कोर्स मैनिफेस्ट किया।
एंड वो हुआ पूरा। तो ये बताइए, आपने एक वर्ड यूज़ किया ब्लैक कैट कमांडोज, तो वो क्या होते हैं, थोड़ा उनके बारे में बताइए अच्छा, जिनको नहीं पता है। हाँ, ब्लैक कैट्स उनको बोलते हैं बिकॉज जो एनर्जी कमांडोज को ही ब्लैक कैट्स कमांडोज बोलते हैं, बिकॉज वी वेयर द ब्लैक यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब वो एक कमांडो का टैक्टिकल एक गियर होता है। ब्लैक इसलिए है बिकॉज वी ऑपरेट इन डार्क। तो जो डार्कनेस होता है, स्पेशली नाइट में जब ऑपरेशंस होते हैं, वी यूज़ नाइट और वी यूज़ डार्कनेस एज अ कंसीलमेंट, खुद की मूवमेंट्स को कंसील करें। बिकॉज किसी भी ऑपरेशन को अगर आपको सक्सेसफुल करना है, यू नीड सर्टन एलिमेंट्स। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है सरप्राइज, कि दुश्मन के ऊपर अचानक से हमला हो जाए तो वो चौकला बोकला हो जाएगा और वो कुछ गलती करेगा, एंड देन वी कैप्चर्ड इन एंड न्यूट्रलाइज हिम। नहीं, तो ऑफकोर्स जो डार्कनेस में ऑपरेट करना हमको स्पेशली ट्रेन किया जाता है। तो वी वेयर द ब्लैक ड्रेस एंड ब्लैक गेयर्स। सो इसलिए वो नाम ऐसे ही, मतलब वो नाम पड़ गया कि ये दीज आर द ब्लैक कैट्स। कैट्स मतलब वो यू सी दैट ना, जो ये वाइल्ड कैट जितने होते हैं, दे आर वेरी एजाइल, वेरी फ्लेक्सिबल, स्विफ्ट या वेरी स्विफ्ट होते हैं एंड वेरी फास्ट क्विक। सो वो ही ट्रेनिंग में भी हमारे शामिल होता है। बिल्डिंग के ऊपर से रैपलिंग करना, एप्सलिंग करना, करेक्ट। जंप्स करना, पार्टरिंग, अनआर्म कॉम्बैट, छोटी छोटी जगहों पे फोर्स से घुस जाना और इमीडिएटली टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करना और जो भी हॉस्टेज उसको छुड़ाना। सो इसकी वजह से वो ब्लैक कैट्स ऐसे बोला जाता है उनको। ओके। तो जब आपने ये कहा कि बचपन में जब आप रिपब्लिक डे के ये देखने जाते थे, परेड देखने जाते थे, तब से आपके अंदर वो बीज आ गया था, है ना, वो Yes. जर्म आ गया था। तो क्या फैमिली का क्या रिएक्शन था, मतलब आपकी मदर या फादर क्या बोलते थे? यार मदर तो हाउसवाइफ है, आई मीन वो तो ऑलवेज जो भी मैं करूँगा उनका सपोर्ट था ही। फादर वाज इन पुलिस और उनका हमेशा था कि यार मतलब उनका ऐसा था ना कि यू शुड गो वन स्टेप फर्दर। मैं पुलिस में हूँ, मैंने इतने ज़िंदगी पूरी बिताई है, यू गो टू द फौज। तो उन्होंने खुद ने ही मुझे बहुत इंस्पायर किया था कि यू शुड जॉइन द इंडियन आर्मी एंड यू शुड गो एज एन ऑफिसर देयर, सो दैट यू कैन लीड द मैन। सो सपोर्ट क्या, वो तो ऑलरेडी उनसे ही मुझे इंस्पिरेशन मिला था कि यस आई वांटेड टू जॉइन द इंडियन आर्मी। राइट, राइट। तो इनको स्पेशल फोर्सेस क्यों बोला जाता है सर? ओके, स्पेशल फोर्सेस, एनएसजी को ऐसे पर से स्पेशल फोर्सेस नहीं बोलते, उनको काउंटर टेररिज्म फोर्स बोलते हैं। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो एनी फोर्स विच डज स्पेशल ऑप्स, मतलब जो भी रेगुलर आर्मी या रेगुलर फोर्स है, जैसे अभी लॉ एंड ऑर्डर जैसे होता है, लॉ इन्फोर्समेंट होता है हमारे, जैसे पुलिस जी। या बाकी की भी छोटी मोटे एजेंसीज हैं, बट दे कैनॉट कैरी आउट अ वेरी स्पेशल ऑपरेशन। जैसे मुंबई अटैक हुआ था या पठानकोट हुआ था या अक्षरधाम हुआ था, जहाँ पे टेररिस्ट अटैक करते हैं। टेररिस्ट आर कंपेयर टू द लोकल पुलिस, दे आर हाईली ट्रेंड। ओके, इवन इन द रेगुलर आर्मी कुछ ऐसे टास्क होते हैं कि जो करने के लिए बहुत ही स्पेशल इक्विपमेंट एंड ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो जिस रेगुलर फोर्स को वो स्पेशल ट्रेनिंग, वो स्पेशल इक्विपमेंट और उनका वो स्पेशल क्राइटेरिया देखा जाता है ड्यूरिंग दैट ट्रेनिंग पीरियड या प्रोबेशन पीरियड हम जिसको बोलते हैं, कि इसका विलिंगनेस कितना है, इसका करेज कितना है, इसका लॉजिकल रीजनिंग कितना है, इसका इंटेलिजेंस कितना है। सो क्या वो अडेप्ट कर पाएगा ऐसे बहुत ही प्रिकेरियस बोलते हैं ना, डेंजरस एनवायरनमेंट में ये कितना सर्वाइव कर पाएगा। नॉट ओनली सर्वाइव, ये मात करके वो टास्क को कंप्लीट कर पाएगा। वो जिसमें होता है उसी को वो इस फोर्स में लेते हैं। तो जैसे पैराट्रूपर्स का स्पेशल फोर्सेस हो गया, उनको एक्चुअली स्पेशल फोर्स बोलते हैं। फिर जैसे मरीन कमांडोज हो गए नेवी के, या फिर जो एयरफोर्स के गरुडाज होते हैं, और जो हमारे अर्बन वॉरफेयर में जो स्पेशलाइज्ड है वो है एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। सो वी ऑल आर कैरी आउट सर्टन स्पेसिफिक टास्क, स्पेशल टास्क। अभी जैसे नेवीज में दे गो डीप इनटू द वाटर, एंड जो भी दुश्मन के जो मतलब जैसे कुछ शिप्स वगैरह होते हैं ना, उनको मतलब डिस्टर्ब करना, डेमोलिश करना। कुछ माइंस होते हैं एक्चुअली, मतलब नेवी में भी ना कुछ माइंस लगाते हैं, सी माइंस जो होते हैं मरीन के। ओके। तो ये कमांडोज वो माइनफील्ड में समुद्र के अंदर जाते हैं, वो काफ़ी डीप होते हैं। एकदम बेस पे? हाँ, बेस तो मिलता ही नहीं है, बट काफ़ी अंदर होता है वो, डीप डाउन। ओके। तो ये उतना अंदर जाके उस माइन को भी डिफ्यूज़ करते हैं, ताकि हमारी शिप अगर जाए तो हमारी शिप्स उस माइन फील्ड में ना आ जाए, और वो माइंस थोड़े अलग होते हैं। तो दे आर कैरिंग आउट अ वेरी स्पेशल टास्क। अभी जैसे किसी हाई रेज बिल्डिंग है, जैसे कोई बहुत बढ़िया
जैसे ताज होटल या ट्राइडेंट होटल, उसमें टेररिस्ट ने हॉस्टेज बना के रखा है। तो उसके अंदर घुसना है, वो भी ऊपर से, छत से, राइट पूरी बिल्डिंग के ऊपर से रस्सी लगा के, रैपलिंग जो बोलते हैं ना हम, रैपलिंग से सीधा विंडोज़ को एक डेमोलिशन चार्ज होता है वो लगाना, स्पाइडरमैन की तरह उल्टा होके आना। आई कैन शो दोज वीडियोज़। तो वो बिल्कुल, और वो भी स्टिल्थली, मतलब किसी को पता ना चले, अंदर जो टेररिस्ट है जिसने हॉस्टेज बना के रखा है उसको पता ना चले, वो ऊपर से गिरे आएगा स्पाइडरमैन की तरह, चार्ज लगाएगा, नीचे जाएगा, चार्ज को ब्लास्ट करेगा, और फिर बाद में 2 कमांडोज अंदर घुसेंगे। तो एकदम सरप्राइज की तरह घुसेंगे और टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करेंगे और हॉस्टेज को रेस्क्यू करेंगे। तो ये सारी स्पेशलाइज टास्क है, दैट्स व्हाई दे आर ऑल कॉल्ड अ स्पेशल Special forces. ऑपरेशन फोर्सेस, Okay. स्पेशल फोर्सेस। या आपका मतलब जो ट्रेनिंग था, ट्रेनिंग ड्यूरेशन था, उसमें क्या क्या सिखाते हैं एक जनरल, मतलब एक जो आर्मी में जाना चाहते हैं उनको क्या क्या सीखना पड़ता है? ओके, सो जो आर्मी की ट्रेनिंग होती है, वी कॉल दैट अ बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग। Right. तो वो तो 3 अकेडमीज़ में होती है, जैसे नेशनल डिफेंस अकेडमी पुणे में है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी जो चेन्नई में है, एंड इंडियन मिलिट्री अकेडमी जो देहरादून में है। तो ये बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग मतलब जो, जैसे कोई सिविलियन है, जैसे हम जब कॉलेज में होते हैं तो वी आर जस्ट अ यंगस्टर सिविलियन होते हैं, हमको पता नहीं कि आर्मी कैसे फाइट करती है बेसिकली। राइट तो पहले तो हमको वो बेसिकली एक फिजिकल ट्रेनिंग, आपका फिजिकल स्ट्रक्चर वैसे बनना चाहिए कि आप उस सारे टास्क को, उस सारे मिशंस को कंप्लीट कर पाए, रेगुलर टास्क जो आर्मी करती है। उसके बाद आपको वेपन्स के बारे में कुछ नहीं पता होता है। एज अ सिविलियंस वी डोंट नो हाउ टू फायर, हाउ टू शूट। करेक्ट तो वो बेसिक वेपन ट्रेनिंग आपको सिखाई जाती है। और उसके बाद कुछ टैक्टिक्स ट्रेनिंग, जैसे कोई ऑपरेशंस करना है आपको, तो 2 तरह के होते हैं। एक तो डिफेंसिव हो गए कि आपको, आपकी जो लोकेलिटी आपको दिया गया कि ये आपका एरिया है, इसको आपको दुश्मन से डिफेंड करना है। और दूसरा होता है कि ऑफेंसिव, कि अभी ये दुश्मन का एरिया है, आपको अंदर घुसना है, उसके ऊपर रेड करना है, और उसके साथ वो कैसा ऑपरेशन अनफोल्ड होता है, कैसे कैसे कौन से एलिमेंट्स होते हैं। जैसे बेसिक एलिमेंट होता है इन्फेंट्री, जो होल्ड करती है डिफेंस को, और इन्फेंट्री होती है जो आगे जाके दुश्मन के एरिया में घुस के उसको रेड करती है और कब्जा कर लेती है, होल्ड कर लेती है उसको। बट उसको सपोर्ट करने के लिए फिर जो पहले गन्स फायर होते हैं, जिसको आर्टिलरी बोलते हैं, और अगर एयर अटैक हो गया तो एयर डिफेंस गन्स। अभी 2-3 दिन में सब लोगों ने सुना होगा कि एयर डिफेंस ने काफ़ी काम किया था, वो मिसाइल्स फायर करते हैं। उसके बाद अगर कोई माइंस बीच में आ जाती है तो उसको डिफ्यूज़ करने के लिए इंजीनियर्स होती है। सो ऐसे बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, आर्म्स होते हैं। तो आपके कॉम्पिटेंस के हिसाब से, आपके विलिंगनेस के हिसाब से आप उसमें जा सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग द ट्रेनिंग। बट बेसिक ट्रेनिंग सबको पता होना चाहिए कि कैसे आर्मी फंक्शन करती है। उसके अलावा कुछ एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ लॉज होते हैं, कुछ जुडिशरी पार्ट होता है आर्मी का, एंड फिर उसके साथ साथ कुछ मैनर्स, एटिकेट्स, क्योंकि इट इज़ अ लाइफ स्टाइल, इट इज़ नॉट जस्ट अ जॉब। करेक्ट तो आपको कंप्लीट आपकी पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, कि आप जैसे थे एज अ सिविलियंस, आपको कुछ नहीं पता था कि मेस एटिकेट्स क्या है, खाना कैसे खाना है, तो स्पून्स कैसे रखने हैं टेबल पे, टेबल मैनर्स क्या है, वहाँ से लेके जंग कैसे लड़नी है। तो ये एक टेन्योर होता है, तो वो बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग जिसको हम बोलते हैं। तो दिस इज़ हाउ ट्रेनिंग टेक्स प्लेस, एंड देन यू गेट कमीशनड एंड यू जॉइन योर रिस्पेक्टिव आर्म्स। राइट। तो मैंने आपके बारे में पढ़ा, तो आपने कश्मीर में भी कुछ हाँ, पीरियड रहे हैं आप, तो वहाँ के कुछ एक्सपीरियंसेस आप बताना चाहेंगे? ऑफ कोर्स। कश्मीर तो मेरा हमेशा से ड्रीम पोस्टिंग था, और वो दिन आ गया था जिस दिन कश्मीर में हमारी यूनिट गई थी। ऑलमोस्ट अभी 10 साल हो जाएंगे। एंड अभी अभी जब आपने खास न्यूज़ में सुना होगा ना, रजौरी, पूंछ, नौशेरा वगैरह, तो उसी सेक्टर में आई हैव सर्व्ड। एक्सपीरियंस तो काफ़ी है। आई मीन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। एक तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे हम लोग डिप्लॉय थे, एंड कुछ कुछ जगह पे तो वी वर इन सो क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद द एनिमी, मतलब जो पाकिस्तान की पोस्ट है। इट इज़ जस्ट हार्डली 50 मीटर्स, 100 मीटर्स, फिर जब सीज फायर वायलेशंस होता था, बिकॉज आई गेस ये 2016 एंड 17 भी काफ़ी डायनेमिक थे पूरे नेशनल सिक्योरिटी में। एक वो फेमस बुरहान वानी को मार दिया था 2016 में, उसके बाद 2017 में उरी अटैक हो गया था, फिर वो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। तो उसी दौरान बहुत सारा रिटेलिएशन हो रहा था। मतलब उससे पहले भी हम लोग डिप्लॉय थे, मैं 14 एंड से ही हम वहाँ पे गए थे। तो बट कुछ कुछ सेक्टर काफ़ी डॉर्मेंट है, नॉर्मल थे, पीस थे। बट जैसे ही ये सारे इवेंट्स एक एक होने लगे ना, उसके बाद से काफ़ी बम्बार्डमेंट शुरू हो गया था। एंड
I don't know, should I say lucky or, but I was also, part of the काउंटर बम्बार्डमेंट, तो काफ़ी पाकिस्तान की पोस्ट को हमने एंगेज किया है वहाँ पे. सो इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस. तो मुझे एक सवाल बड़ा मन में आ रहा है काफ़ी दिनों से, जब से ये जो रीसेंट इंसिडेंट जो चल रहे हैं, तो ऐसा क्यों बोलते, मतलब वहाँ पहलगाम में भी जो हुआ उसके बाद ऐसा क्यों जाके बोला कि मोदी को जाके बताओ, व्हाई एवरीवन इज आफ्टर मोदी, व्हाट इज द, मतलब क्या ऐसी बात है? ओके, ये बोला होगा, ऑफ कोर्स ही इज अ प्राइम मिनिस्टर, ही इज अ लीडर ऑफ द कंट्री, ही इज द फेस ऑफ मतलब ऐसा नहीं बोला कि आर्मी को बताओ या भारत को, हिंदुस्तान को जाके बताना, मतलब मोदी को जाके उनको बताना. पता, आर्मी के अगर सीधा बताओगे तो आर्मी क्या करेगी उनकी. तो ये तो प्लान्ड है. ये जो सारी इवेंट्स आप सुन रहे हैं ना, तो डेफिनेटली वी कैन नॉट से कि ये बस ऐसे ही कोई इंसर्जेंट्स आ गए थे, कोई सिर फिरे थे. नो, दिस इज़ अ वेल प्लान. दैट्स वाई ये हम बोलते हैं ना कि स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म. स्टेट स्पॉन्सर मतलब, यार उनकी आपने फोटोज भी देखे होंगे ना, उनकी उम्र कितनी होगी, 15-16 से लेके 20 तक. करेक्ट. एंड रमेश, आई टेल यू वन मोर थिंग, एज अ, मतलब हम भी काफ़ी रिसर्च करते हैं, हम जो एक्सपीरियंस है, आई शेयर यू दैट. आई नेवर सीन एनी टेररिस्ट more than 22-21 years of age, or you'll never find any terrorist जो ये कश्मीर में या कहीं पे भी, इवन मुंबई में भी, कहीं पे भी ये जो टेररिस्ट अटैक करते हैं ना, आपको कोई भी 30, 40, 50 साल का टेररिस्ट नहीं मिलेगा. सो द पीपल शुड आस्क दिस क्वेश्चन. ये जो बोलते हैं ना सबूत दिखाओ, या जो इवन पाकिस्तान भी कैसे इन्वॉल्व है, मुझे एक बात बताओ, कोई भी टेररिस्ट आपको 40-50 साल का नहीं मिलता. क्यों नहीं मिलता? बिकॉज ये जो, और सारे के सारे जो होते हैं टीनेजर्स होते हैं, क्योंकि टीनेजर्स में ऑलरेडी आपके अंदर एक रिबेलियस होता है कि हमको कुछ तो करना है अगेंस्ट सिस्टम, वो जनरली रहता है. फिर तो, और इट्स वेरी इजी टू यूज़ द टीनेज पावर. उनको इन्फ्लुएंस करो, रेडिकलाइज करो, ब्रेन वॉश करो और उनको घुसा दो. द मोमेंट यू डेवलप योर ब्रेन, थोड़ा सा भी आप में लॉजिक या सेंस आ जाएगा, यू विल कम टू नो दिस इज अटर नॉनसेंस. यार, आई एम किलिंग द, मतलब वो जो टूरिस्ट है जिसके हाथ में हथियार नहीं, जो बेचारा बस घूमने के लिए आया है, उसको मैं मार रहा हूँ. दिस इज अटर नॉनसेंस. ये 40-50 साल का बंदा कर ही नहीं सकता ना उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से. करेक्ट. सो दिस इज कम्प्लीटली प्लान्ड. दे वांटेड टू क्रिएट द इम्बैलेंस कि इतना पिछले 5-6 साल से जो टूरिज्म बढ़ रहा है, पहले 2 करोड़, फिर 3 करोड़, फिर 4 करोड़, इतना कैसे हो सकता है? ये इतना पीस एंड स्टेबिलिटी कैसे हो सकता है? गो एंड टेल द मोदी. दैट्स व्हाई दे सेड दिस, कि दिस कैन नॉट बी हैपन. जब तक पाकिस्तान है, वी डोंट कॉल दैट मतलब नेम, क्योंकि कैसे है ना, अगर मैं पाकिस्तान बोलूँगा ना, पाक मीन्स अ प्योर ना, है ना, तो आई डोंट सी एनी प्योरिटी इन देयर इंटेंशन. इट्स अ टेररिस्तान ओनली. वही मैं बोलने वाला था. So the Terroristan cannot have the peace and stability in anywhere in the world. They don't want peace and stability. They want their agenda to fulfill, to be successful. तो ये कैसे हो सकता है कि 2019 से लेके अभी तक सब कुछ पीसफुली और स्टेबिलिटी के हिसाब से चल रहा है. रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं वहाँ पे, लाल चौक में रोशनाई हो रही है. मतलब इट इज़, यू फीलिंग लाइक कि यार दिस इज़ अ वेरी नाइस डेस्टिनेशन. फॉरेन टूरिस्ट इतने आ रहे हैं वहाँ पे. ये कैसे हो सकता है? गो एंड टेल द मोदी दिस विल नॉट हैपन. दिस इज द मैसेज, सो दैट यहाँ पे भी डिसबैलेंस हो, यहाँ पे भी इम्बैलेंस हो, यहाँ पे भी, है ना. और बहुत जो कुछ अपोज करते हैं, कुछ भी हमारे में भी एलिमेंट्स है, तो उनके भी एसिडिटी ऊपर आ जाए कि हाँ यार, ऑफ कोर्स सही है, ऐसा ही है. बट थैंक्स, मतलब आई एम रियली हैप्पी कि जो वो चाहते थे उतना हुआ नहीं. अदरवाइज थिंग्स कुड हैव बीन गॉन सो वर्स. हम जो बॉर्डर पे देख रहे हैं वो अंदर होता कि हिंदू मुस्लिम राइट्स हो गए हैं, एक दूसरे को काटने लगे लोग कि यार तुम्हारा धर्म पूछ के मारा था, ऐसे वैसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स हुए हैं. बट स्टिल आई एम सो हैप्पी कि आज की हमारी जो यंग, स्पेशली यंग जनरेशन्स, आई एम रियली ग्रेटफुल कि दे आर मैच्योर्ड. ये 20-30 साल पहले अगर होता तो डेफिनेटली थिंग्स, आई डोंट नो, मतलब काफ़ी वर्स हो सकते थे ये सारे इंसिडेंट्स की वजह से. सो दिस इज़ माय परसेप्शन. नहीं, मुझे ये बताइए कि पहले भी काफ़ी टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं हमारी कंट्री में, जैसे आपने मुंबई का आपने बताया कि उसके बाद आपकी जर्नी जो स्टार्ट हुई,
तो पार्लियामेंट अटैक हुआ या मुंबई अक्षरधाम ब्लास्ट हुआ, टेम्पल, अक्षरधाम हुआ, बहुत सारे अटैक्स हुए, पठानकोट। पठानकोट हो। तो तब गवर्नमेंट क्यों निंदा करती थी और अमेरिका के पास जाके रोती थी, और अब की गवर्नमेंट में ऐसा क्या चेंज हुआ है कि वो रिटेलिएट करती है, और सिर्फ रिटेलिएट नहीं करती है, उनको एकदम मुंह तोड़ जवाब भी देती है? क्या रीज़न है इसका? Yeah, that's a good question. So now let's see from a third party view, not to be biased with some political party Right. or we just take it as a government. Of course, political party influence होता है उसका, but government means government है, वो elected government. उसमें 3-4 फैक्टर्स मुझे नजर आते हैं. एक तो क्या है ना, सबसे बड़ा फैक्टर इज द आइडेंटिफिकेशन, एज वी अर्लियर ऑल्सो डिस्कस, कि मैं सबसे पहले इंडियन हूँ, मैं भारतीय हूँ, दिस आई बिलोंग्स टू दिस कंट्री, वेर एवर विच एवर पार्ट आई वॉज बॉर्न, इवन आई डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ द तमिलनाडु और मणिपुर और गुजरात और एनी अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, यू स्टिल ही इज माई ब्रदर एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी एंड द ग्रोथ ऑफ दिस कंट्री, दिस लैंड. ये आइडेंटिफिकेशन क्राइसिस मुझे दिखता है उस समय के पूरे गवर्नमेंट या जो भी लीडर्स थे वो आर रनिंग द कंट्री. क्योंकि अगर ये नहीं होता तो ऑब्वियसली कि वो रिटेलिएशन तो होना ही, यार मेरे कंट्री के ऊपर अटैक किया है, दिस इज बिग. पहलगाम से भी आई डोंट वांट टू कंपेयर, बट इफ यू सी द टेक्निकलिटीज ऑफ द अटैक, मुंबई वाज ह्यूज यार, Yeah. ह्यूज अटैक. देयर वर, आप देखोगे ना उसके अंदर जाओगे तो उन्होंने क्या किया था जब मुंबई में जब वो आए थे, बहुत सारी चीज़ें हमने मूवीज़ या वेब सीरीज़ में देखी है कि उन्होंने होटल में गए और मारा वगैरह. उससे पहले भी जहाँ पे दे फॉर्म अ टीम ऑफ 2 बडीज़, 10 लोग थे वो टोटल, तो 5 की अलग अलग टीम बनाई. वो वहाँ से जैसे वो जो है ना अम्बेडकर नगर से अंदर घुसे वगैरह, हर लोगों ने टैक्सी वगैरह पकड़ी और वो घूमते रहे, CST कैफ़े वगैरह. उन्होंने क्या किया, आईडीज़ भी लगाए थे उस टैक्सीज़ में जहाँ जहाँ बैठे थे. तो टैक्सी वाले ने CST में छोड़ा उनको, टैक्सी आगे चली गई कहीं विले पार्ले और वहाँ पे ब्लास्ट हो गया. यू सी द टैक्टिक्स. तो जो कॉल आ रहे थे कंट्रोल रूम्स में, जब कॉल आ रहे थे ना कि विले पार्ले में भी ब्लास्ट हो गया है सर, ये क्रॉफर्ड मार्केट में भी ब्लास्ट हो गया है सर, क्रॉफर्ड यहाँ पे क्या वो लियोपोर्ड कैफे में भी हो रहा है, ताज में भी हो रहा है, ट्राइडेंट में भी हो रहा है, ये सब दे वर थिंकिंग कि इट्स अ अटैक ऑन आवर लैंड, कि पाकिस्तान फोर्सेस ने अटैक किया. इतने फैनेटिक कॉल रहे थे. कुछ लोग बोल रहे थे हमको भी धमाका सुनाई दे यहाँ वहाँ. तो दिस इज़ अ बिग थिंग. तो एज अ लीडर, एज अ पॉलिटिकल लीडर, अगर मैं देश को चला रहा हूँ, आई मस्ट रिस्पॉन्ड. हाउ कैन आई जस्ट सिट क्वाइट एंड वो लेटर्स बाजी वगैरह. तो दैट्स आइडेंटिफिकेशन क्राइसिस था. दूसरी बात, सी इफ यू सी द प्राइम मिनिस्टर, देन प्राइम मिनिस्टर, वी रिस्पेक्ट देम, वी लॉस्ट हिम रिसेंटली, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह. आपने ये सुना होगा कि नहीं, 2004 की बात है शायद. दैट टाइम पाकिस्तान का भी प्राइम मिनिस्टर था जनरल परवेज मुशर्रफ. ठीक है. तो व्हेन दे केम यहाँ पे इंडिया में जब आए थे, 4 या 6 की बात है. परवेज मुशर्रफ बॉर्न इन ओल्ड दिल्ली. Yeah. मनमोहन सिंह वॉज बॉर्न इन गा, आई गेस चकवाल या सम डिस्ट्रिक्ट. Hmm. देन इंडिया, बट नाउ इज इन पाकिस्तान. Yeah. मतलब वो ऐसा था कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बॉर्न इन पाकिस्तान, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर वाज बॉर्न इन दिल्ली. मतलब एक ऐसी न्यूज़ हुई थी. आई वाज इन हाँ, कॉलेज, हाँ, आई हर्ड correct. दैट. वो अपने शायद जो एंसेस्टर घर था वहाँ भी वहाँ विजिट पे किए भी थे. गए थे, विजिट गए थे वगैरह. करेक्ट करेक्ट, आई रिमेम्बर. सो तो वो भी मुझे एक लगता है कि ऑफ कोर्स वो जहाँ पे मैं पैदा हुआ हूँ ना, तो थोड़ा सा वो एक सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा ना, कैसे मैं बम गिराऊं, है ना. तो मुझे वो लगता है. दैट वाज वन पॉइंट. सेकंड थिंग, फोर्सेस वर रेडी. ऐसा बिल्कुल नहीं था कि तब हमारे पास फोर्सेस का विलिंगनेस नहीं था. एब्सोल्युटली नॉट. फोर्सेस वर रेडी. द प्लान वाज मेड कंप्लीटली. उनको दिखाया भी गया था, सब कुछ हो गया था. सेम है जो बालाकोट वगैरह हुआ, ये पहले से भी था हमारे पास. वी नो द लोकेशंस ऑफ द टेररिस्ट कैंप. उनके टेररिस्ट कैंप बहुत पुराने हैं, बट वो विलिंगनेस नहीं था. दैट इज़ वन थिंग. सेकेंड थिंग, इफ़ यू सी जियोपॉलिटिकली भी ना, कि तब ये US के फोर्सेस थे. उन्होंने तालिबान के खिलाफ ये जो शुरू हो गया था ना, उनके ऊपर 9/11 अटैक हो गया था. दे सेंड द फोर्सेस. उनको पता चला कि ओसामा बिन लादेन यहाँ पे ही है, तो दे सेंड लॉट ऑफ फोर्सेस. फिर वो अफगानिस्तान में भी उनके काफ़ी सारे ऑपरेशन चल रहे थे. सो अमेरिका का तब पूरा होल्ड था पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर. इवन दे डोंट वांट कि इंडिया हमारे मतलब हम जब यहाँ पे हैं और इंडिया ने हमारे ऊपर ऐसे मिसाइल्स वगैरह अटैक किए पाकिस्तान वगैरह में, हाउ डेयर यू. मतलब वो एक ऑडेसिटी, उनका एक नेचर था.
अभी शायद क्या होगा था कि देवर डिसइंटीग्रेटिंग है ना, रिसेंटली अभी जो 2019 में हमने पहली स्ट्राइक की थी, बट 20-21 तक देवर मतलब सारे चले गए थे, अमेरिकन भी निकल गए थे, सो उनका भी कोई जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट रहा नहीं था, हाँ हम भी निकल गए भाई डाल दो, एंड वो हम उस पोजीशन में नहीं थे। सारा जो मिस कोऑर्डिनेशन भी मुझे एक लगता है उस वक्त ना, ये होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, बहुत डिसइंटीग्रेटेड थे हम। अभी का मुझे एडवांटेज क्या लगता है ना, ये कोऑर्डिनेशन बहुत सही है इनका, कि डिफेंस मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री एंड होम मिनिस्ट्री आर वर्किंग टुगेदर। होम मिनिस्ट्री ने ये डिक्लेयर किया कि आपने सिविल डिफेंस ड्रिल करनी है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपना ऑलरेडी प्लान बनाया था, ऑफ कोर्स ना, ये प्लान तो ऐसा बना 2 घंटे पहले तो नहीं बनाया, करेक्ट। वो तो बनाया था ऑलरेडी कि हम इस वक्त अटैक करेंगे, आप इस वक्त सिविल डिफेंस ड्रिल करवाना, क्योंकि अगर अटैक हो गया वहाँ से, पाकिस्तान से अगर एयर रेड होता है तो आर सिविलियन शुड बी रेडी, क्योंकि ड्रिल ऑलरेडी हमने कंडक्ट कर दिया। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो एक्सटर्नल अफेयर्स जो फॉरेन सेक्रेटरी उन्होंने करवाया। सो ये जो कोऑर्डिनेशन है, और विद इन जस्ट कितना 2 वीक्स टाइम, 22 अप्रैल एंड 6 मई, तो ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि उनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो ये कोऑर्डिनेशन तब मिसिंग था। ठीक है, सो मुझे ये लगता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चौथा एलिमेंट है वो है मेजॉरिटी का, क्योंकि डेमोक्रेसी में इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, इफ़ यू वांट टू टेक अ वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग डिसीजन फॉर एनी लीडर, मैं पर्टिकुलर पर्सनालिटी के बस मोदी के बारे में बात कर रहा हूँ ऐसा नहीं, बट कोई भी पर्सनालिटी वहाँ पे हो उस पोजीशन पे कि जो डिसीजन ले लें विदाउट एनी हेजिटेशन, उसके पीछे बहुत बड़ा मेजॉरिटी होना चाहिए। तो अभी जैसे दिस इज़ अ क्रेडिट ऑफ ऑल आवर सिटीजन्स कि हमने एक सिंगल पार्टी को उतना मेजॉरिटी दे के बिठाया कि यस यू टेक द डिसीजन। सो उस वक्त तो ना था नहीं ना वो, बिकॉज उनका अलायंस था अलग अलग पार्टीज से लेके, तो मुझे उसको खुश करना है, इसको भी खुश करना है, अगर मैं पाकिस्तान के खिलाफ अटैक करूंगा तो ये नाराज़ हो जाएगा, वो नाराज़ हो जाएगा, उसने अपना ये निकाला, सपोर्ट निकाला तो सरकार गिर जाएगी। ये काफ़ी चल रहा था। आई वॉज वेरी एक्टिव इन दोज टाइम्स ऑल्सो, हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे ना यूपीसी के लिए, तो वो काफ़ी डिसइंटीग्रेशन था, वो मेजोरिटी था नहीं उनके पास तब भी। तो दीज आर द रीजन्स आई एम फीलिंग कि वी आर लैकिंग, बट स्टिल नाउ टुडे इज द टाइम, मतलब अभी कोई देयर इज नो प्रॉब्लम विद अस, हमारा पोजीशन भी काफ़ी स्ट्रांग हो गया है। बट सर आप जो बात बोल रहे हैं कि मतलब अलायंस था सरकार का, मेजोरिटी नहीं था, तो अभी भी मेजोरिटी कहाँ है? अभी भी अलायंस ही है एक तरीके से। मतलब मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा एज अ लेमैन, एज अ सिविलियन, जो मेरा ओपिनियन है वो ये है कि इट्स मोर अबाउट लीडरशिप। हाँ ऑफ कोर्स, कि आप कितने, आपके अंदर विल पावर है करने का, जैसे आपने भी बताया मुझे। विलिंगनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो मैंने पहले से ही बताया ना, वो आइडेंटिफिकेशन क्राइसिस था। विलिंगनेस तो तब आएगा ना, फर्स्ट यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ कि आई एम एन इंडियन फर्स्ट। ठीक है, मेरा जो भी पर्सनल रिलीजन या जो भी मेरा ओपिनियन है, फिलोसफी, वो बाढ़ में गया। सो ये तो ऑफकोर्स ये तो पहला ही क्राइसिस था ना। मैंने कहा ना कि अभी बर्थ प्लेस ही अगर उनका वहाँ पे रहेगा तो वो 100% कैसे फील कर पाएंगे कि आई एम एन इंडियन और मैं पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहा हूँ। यू कैन सी, मतलब दैट्स माई परसेप्शन। करेक्ट। बट उसमें मेरा ये भी, आई एम टोटली एग्री विथ यू, उसमें मेरा ये भी काउंटर है, जब परवेज मुशर्रफ भी ओल्ड दिल्ली में पैदा हुआ है, स्टिल ही कैरिड आउट द कारगिल वॉर ना, तब उसका कहाँ गया था आइडेंटिफिकेशन? करेक्ट यार मैं तो इंडिया में पैदा हुआ हूँ, मैं कैसे कारगिल करूँ? नहीं। बट सर आपके कंट्री से ज़्यादा बड़ा तो नहीं है ना? नहीं है होना, एग्जैक्टली। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा वहाँ पे एंसेस्टर का घर है, मैं पैदा हुआ हूँ वहाँ पे, मैं मार नहीं सकता, बट उससे बड़ी तो आपकी कंट्री है ना। यस एग्जैक्टली। तो दैट इज मतलब वो सब चीज़ें हैं जो हाँ, अभी। तो वो विलिंगनेस तो डेफिनेटली नहीं Correct. था, वो तो बिल्कुल नहीं था। दैट्स वी से टुडे वी हैव दैट विलिंगनेस कि आई एम एन इंडियन फर्स्ट, एंड 24/7 डेडिकेशन है वो, दैट आई कैन सी। नॉट ओनली द प्राइम मिनिस्टर बट ऑल द ब्यूरोक्रेट से भी लेके, जैसे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स वगैरह है, मतलब वो दिखता है उनका 24/7 दे आर वर्किंग फॉर दिस ऑल दिस इवेंट्स दैट आर हैपनिंग। वी कांट से कि वो बस अपना कुछ पर्सनल चल रहा है फिर बीच में टाइम मिला तो ये करेगा, ऐसा नहीं है वो। दे आर नॉट जस्ट, दे आर फुल्ली फोकस्ड एंड डेडिकेटेड। अभी इस टाइम पे जो ये वॉर चल रहा था, ये सिचुएशन चल रही थी 4-5 दिन से, तो इसमें हमने देखा काफ़ी बड़ी कंट्रीज इंडिया को सपोर्ट कर रही थी। रशिया हो गया या और भी कंट्रीज हो गई, इंडिया को सपोर्ट कर रही थी। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? मतलब काफ़ी लोगों ने हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को बड़ा बुरा बोला कि अरे ये तो घूमते रहते हैं, इस कंट्री जाते हैं, उस कंट्री जाते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? यार देखो क्या है ना कि नाउ इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्राइम मिनिस्टर, जितना
बेस्ट ऑफ माई परसेप्शन, ही हैज़ नोन द कंट्री. मतलब अगर आप ऐसे देखोगे ना कि आज टुडे इंडिया के ऐसे टॉप 5 सिटीजन्स या पर्सन्स निकालो जिनको इंडिया के बारे में सबसे ज़्यादा पता है. डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर इज़ वन पर्सन इन दैट दोज 5. ये आपको एग्री करना पड़ेगा कि इंडिया का हिस्ट्री, इंडिया का जोग्राफी, इंडिया का इकोनॉमी, एवरीथिंग अबाउट इंडिया, कि कहाँ से हम शुरू किया था हमने हमारा जर्नी. इट इज़ नॉट जस्ट 1947, इट इज़ वे बियॉन्ड दैट. 15,000 ईयर्स बिफोर महाभारत, रामायण और उससे भी पहले. ठीक है. सो ही नोज द हिस्ट्री, कहाँ से हमने शुरुआत किया है, क्या क्या हमने झेला है बीच में, कैसे इन्वेजन्स हुए, क्या हुए, कैसे किया, कैसे हमने वी लॉस्ट आवर आइडेंटिटी, हाउ वी डिसइंटीग्रेटेड. नाउ व्हाट आर द मिस्टेक दैट हैज़ बीन डन बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट्स. ठीक है. तो वो पूरा फोकस दे के अभी इस लेवल पे वो पहुंचे हैं. डेफिनेटली देयर आर 3 more person also जो who knows about India, probably better than him, but he is definitely one that person आज की दुनिया में. एंड तो उनका पहला ये था कि वी शुड गो एंड एस्टेब्लिश आवर सेल्फ. इनिशियल ईयर्स में वही तो हुआ था ना, हमारा पोजीशन ही नहीं था. करेक्ट. कैसे मैं अगर तुमसे बात ही नहीं करूंगा तो मेरा तुम्हारा रिलेशन कभी एस्टेब्लिश होगा ही नहीं. आई हैव टू टेक एन एफर्ट. करेक्ट. मैं तुम्हें पहले घर पे बुलाऊं या तो मैं तुम्हारे घर पे जाऊं, कुछ गिफ्ट्स लेके जाऊं. आई जस्ट कैरी आउट अ नॉर्मल गेट टुगेदर विथ यू, जस्ट नॉर्मल कन्वर्जेशन. हाउ आर यू रमेश, दैट कनेक्ट्स विथ यू, है ना. हम दोनों का एक कनेक्शन बनता है. एक बार 2 बार करूंगा, तीसरी बार तुम्हारे में वो इमोशन आएगा ना कि यस यार, सर ने इतनी बार मुझे कॉल किया, आई शुड कॉल बैक. तो अगर जब हम ये बाद में जब मेरे ऊपर कुछ भी क्रिटिसाइज्म हो या कुछ भी हो, यू विल स्टैंड विथ मी डेफिनेटली, और एटलीस्ट यू विल सी व्हाट इज रियलिटी. यार इस बंदे को जानता हूँ, मेरी बात हुई है इससे, ये ऐसा नहीं कर सकता. दैट्स वाई द कंट्रीज आर नाउ सपोर्टिंग कि यार यस आई नो दिस पर्सन. रमेश, देयर इज वन इंटरेस्टिंग थिंग. देयर इज वन चैनल अल जजीरा करके है ना. अल जजीरा में देयर इज वन डॉक्यूमेंट्री, उस रिपोर्टर ने बनाई थी, पूरे एक घंटे की डॉक्यूमेंट्री. वो आई मस्ट मेंशन दिस. ये डॉक्यूमेंट्री आई थी शायद लास्ट ईयर या समथिंग. रशिया एंड यूक्रेन वॉर में ये जो प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं ना, तो वो वैगनार करके ग्रुप था, है ना. तो उसका जो फाउंडर था उसको मारा गया था, वो मर गया था, ऐसा समथिंग हैड हैपेंड. एंड तब काफ़ी सारा वो डिस्कशन चल रहा था कि रशिया इज़ यूजिंग प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स, और उन्हीं का वैगनार ग्रुप केस थे. अफ्रीका में काफ़ी उन्होंने ऑपरेशंस किया वगैरह वगैरह. सो दैट लेडी हैज़ मेड एन डॉक्यूमेंट्री, रिसर्च डॉक्यूमेंट्री ऑन कि ये वैगनार ग्रुप कैसे तैयार हुआ, रशिया ने कैसे उसको ये किया. तो ही वॉज दैट फाउंडर, आई फॉरगेट हिज नेम. ही वॉज अ कुक ऑफ द पुतिन का, और उसका काफ़ी अच्छा रिलेशंस था. तो पुतिन हमेशा उसको लेके जाता था जहाँ पे भी स्पेशल मीटिंग होती है. तो दैट्स हाउ ही बिल्ड द रिलेशनशिप वगैरह. उसमें देर इज़ वन पॉइंट जहाँ पे शी मेंशन कि पुतिन ने पिछले 30-40 साल से सबसे पावरफुल जो लोगों से मीटिंग करवाई थी. तो देन शी फ्लैशेस सम पर्सनालिटीज़. तो उसमें एक जॉर्ज डब्ल्यू बुश आया, देन देर इज़ वन टोनी ब्लेयर आ गया, ठीक है, यूके का प्राइम मिनिस्टर. Correct. जॉर्ज डब्ल्यू बुश, दैट यूएस प्राइम मिनिस्टर. एंड थर्ड कम्स द मोदी. कि वो फ्लैश किया उसने कि पिछले 30-40 साल में सबसे पावरफुल लोगों को जब मीटिंग करवाया था, तो पुतिन हैज़ टेक हिम अलॉन्ग विथ हिम फॉर ऑल द मीटिंग्स एंड ऑल. सो दैट एस्टैब्लिश कि अब इसमें देयर इज़ नो बायस. अल जजीरा का कोई मतलब नहीं लेना बनता देना कि ही नहीं, हाँ. अननेसेसरी तुम मोदी को बूस्ट करो. करेक्ट. ठीक है. वो टॉपिक भी कोई पॉलिटिकल था नहीं कि इंडिया के ऊपर है. इंडिया का कोई उसमें मेंशन भी नहीं है. वो फोटो जो दिखा वो पुतिन का और मोदी का, तो ये कम्प्लीटली अलग टॉपिक में था. स्टिल शी मेंशन लास्ट 30 ईयर्स में दीज आर द 3 पावरफुल पीपल. सो वी कैन अंडरस्टैंड कि हाउ ही एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप. दैट्स व्हाई टुडे दे आर सपोर्टिंग अस. राइट. तो ये आपने एक वर्ड यूज़ किया, प्राइवेट मिलिट्री मिलिट्री कंपनीज होती हैं, कंपनी या कॉन्ट्रैक्टर्स. तो ये क्या कॉन्सेप्ट है? इंडिया में है ये कॉन्सेप्ट? नहीं, वी डोंट हैव दैट. ये क्या होता है कि ये यूएस ने एक्चुअली काफ़ी यूज़ करते हैं. यूएस फोर्सेस व्हाट दे डू, इफ़ दे कांट डू एनी लीगल या लेजिटिमेट ऑपरेशंस, तो दे हायर द प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स, जैसे प्राइवेट कंपनी होती है. जैसे हम करते हैं ना, आउटसोर्स करते हैं ना. करेक्ट. कि कुछ पर्टिकुलर टास्क हमको करना हो तो हम किसी कंपनी को आउटसोर्स करते हैं, उससे करवाते हैं, उसको बस पैसे देते हैं हम.
तो हमारा मतलब झंझट फिल्मों खत्म। में जैसे दिखाते हैं सुपारी देना। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मतलब किसी को इमीडिएटली अंडरस्टैंड करना है तो किसी गुंडे को हायर किया, उसको सुपारी दिया हम्म, कि भाई ये काम कर। वो सक्सेसफुल हो गया, बल्ले बल्ले तुम्हारा काम हो गया। वो फेल हो गया, पता ही नहीं यार, पता नहीं जी कौन है ये, हमको तो पता ही नहीं। हाँ, तो ये हाईली ट्रेंड्स होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर एक्स स्पेशल फोर्सेस या हम्म, किसी देश के, बाहर के देश के भी हो, या उनके खुद के भी रिटायर्ड वेटरन्स वगैरह होते हैं जो हाईली ट्रेंड होते हैं। तो इनको सब वो वेपन्स वगैरह भी सब यूएस में तो बहुत फ्री है। हम्म, तो व्हाट दे कैरी आउट सर्टन टास्क कि दूसरे कंट्री में जा, ये इंटेलिजेंस गैदर करो, कहाँ कहाँ पे क्या क्या हो रहा है, एंड गिव इट टू अस। अगर वो फेल हो गया तो वी यू डिसोन हिम, वी डोंट नो हिम। वो तो वैसे ही सिविलियन है ना, हम्म, वो क्या कर रहा है हमको पता नहीं। right, सक्सेसफुल हो गया तो सक्सेसफुल हो गया, वी गॉट द इंट। या किसी को असैसिनेशन करना भी है ना, तो वो लॉ एंड ऑर्डर का केस हो गया जी, वो तो असैसिनेशन कर दिया उसने, मर्डर हो गया, हमारा क्या रिलेशन है उसमें। बट वो जो जिस बंदे को मारा वो बहुत इंपॉर्टेंट बंदा था, उस कंट्री का इकोनॉमी या कंट्री का गवर्नमेंट गिर गया। यूएस एक करते रहते हैं, यूएस का तो ओके। बहुत ही। तो मतलब ये क्रॉस बॉर्डर मारते हैं। हाँ ऑफ कोर्स, ओके, ओके। जनरली क्रॉस बॉर्डर ही मारेंगे, अंदर तो कोई उनका अंदर भी यूज कर सकते हैं वो, बट जनरली क्रॉस बॉर्डर ही होता क्रॉस बॉर्डर है। ही। इंडिया में है ये नो, सिस्टम? वी डोंट हैव दैट एंड वी शुड नॉट हैव दैट। व्हाई यू सीइंग दिस? हाँ, व्हाई? बिकॉज चलो आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल कि जैसे एक भेड़िया होता है ना, वुल्फ, हम्म, वो काफ़ी मतलब काफ़ी अलग होता है बाकी जानवर से। आपने सर्कस में शेर को भी देखा होगा, लेकिन सर्कस में आपने भेड़िया नहीं देखा होगा कभी। भेड़िया को कोई भी पेट नहीं कर सकता। वाइल्ड। इट्स वाइल्ड, ऑलवेज वाइल्ड। उसको आप सिर्फ खाना खिला सकते हो आपकी जान बचाने के लिए। जो भी उसको खाना खिलाएगा वो उसके तरफ हो जाएगा। तो अगर आपने किसी ऐसे हाईली बंदों को ट्रेन किया किसी का असैसिनेट करने के लिए या कुछ स्पेशल टास्क कंप्लीट करने के लिए, किसी और ने उसको ज़्यादा पैसा दे दिया तो उसका एलिजेंस उसकी तरफ हो जाएगा। हम्म, एंड स्पेशली इंडिया, हमारे कंटेक्स में इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस, क्योंकि हमारे चारों तरफ दुश्मन है और हमारे अंदर भी हैं। हम्म, तो यूएस का क्या है, यूएस की कौन सी बॉर्डर उनके दुश्मन कंट्रीज के साथ है? देयर इज नो एट ऑल, मतलब कोई भी, मतलब दुश्मन कंट्री है ही नहीं उनकी जो बॉर्डर के साथ वो लड़ झगड़ रहे हैं। उनका कोई भी ऑपरेशन होता है वो हज़ारों किलोमीटर दूर होता है। सो दे कैन यूज दिस थिंग, यू नो, कि आपने दूर जाओ करो। वी कैन नॉट यूज दैट थिंग। right. एक एक टर्म और है सर जो काफ़ी सुना है मैंने, स्लीपर सेल। हाँ, तो ये क्या होते हैं और ये कैसे वर्क करते हैं? ओके, स्लीपर सेल्स क्या है ना, मैं थोड़ा बैकग्राउंड इसका बताऊंगा। हम्म, जब अभी 71 वॉर हुआ था हमारा, दैट वाज द लास्ट एक्चुअल कन्वेंशनल वॉर हम बोलते हैं पाकिस्तान के साथ ना। हम्म, उस समय क्या हुआ था कि बांग्लादेश अलग हो गया, यानी ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो था एंड ऑल दोज, उसके साथ वाले जो थे, दे हैव डिसाइडेड कि नाउ वी विल यू नो कट द इंडिया इनटू 100 पीसेस एंड मेक देम ब्लीड वगैरह, उनके स्टेटमेंट्स थे। बट उनको ये अच्छी तरह से रियलाइज़ हो गया था, वी कैन नॉट गो हेड ऑन विद द इंडियन आर्म फोर्सेस। इंडियन आर्मी के साथ हम जिंदगी में कभी भी जीत नहीं पाएंगे आमने सामने, बट करना तो होगा, हमको करना है। तो उन्होंने व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग इज़ कि अंदर अंदर हमको खोखले करें, जैसे इंसर्जेंसी या टेररिज्म, ये स्टार्ट किया उन्होंने। पंजाब से भी स्टार्ट हुआ था सबसे पहले। एक्चुअली टेररिज्म ये सब जो है पहले पंजाब से स्टार्ट हुआ, इफ़ यू रिमेंबर 84 वगैरह। yeah, कश्मीर में वो बाद में आ गया, 90s के बाद कश्मीर में स्टार्ट हो गया। right. बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, मोबाइल कनेक्टिविटी आ गई, इंटरनेट्स आ गए, तो दे कैन स्टार्टेड यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी ऑल्सो कि हाँ यार, ये तो हमारा अंदर बैठ के भी हम इसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमेशा ऐसा नहीं कि हमको बॉर्डर से ही इसको क्रॉस करवाना है और कुछ टेररिस्ट अटैक करवाना है। तो हम, बहुत सारे लोग हैं जिनको पैसों की ज़रूरत होती है या कोई माइग्रेट होके भी आ रहा है, तो हम इनको क्या करेंगे, इनको काफ़ी सारा पैसा देंगे, छोटा मोटा ट्रेनिंग भी करके रखेंगे, इसको बोल के रखेंगे कि भाई जब जब भी टाइम आए, भले वो 1 साल के बाद, 5 साल के बाद या इवन 10 साल के बाद भी, यू बी रेडी। आपको ये पैकेट मिल जाएगा, आपको ये पैसा मिल जाएगा एंड इस इंस्टॉलेशन में जाना है आपको, वहाँ पे ये रखना है और इसको बस ऐसे एक्टिवेट करना है, ख़त्म कहानी, दैट्स इट। या बस आपको जाना है, ये सब चीज़ों को रिकॉर्ड करना है और हमको ऐसे ऐसे तरीके से भेज देना है। सो वो बंदा ऐसा रहेगा ना कि बहुत ही, मतलब जैसे
आई डोंट वांट टू नेम द प्रोफेशन, नहीं तो लोगों में बायस हो जाएगा, बट वो कोई भी प्रोफेशन का हो सकता है। मतलब घर में आपके मेड भी काम कर रही होंगी, या वो कोई डॉक्टर भी हो सकता है, या कोई कारपेंटर हो सकता है, या कोई कुक हो सकता है। एनी बडी कैन बी, मतलब वो कोई भी प्रोफेशन होगा जो आम जनता में घुल मिल जाए, हम्म, ठीक है, जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते यार ये तो हम अपनी तरह दिखता है, ये तो अपनी तरह ही बातें कर रहा है। ज़रूरी नहीं कि वो बाहर से ही आया हो, यहीं का भी पैदाइश हो, उसकी कुछ मजबूरी हो, या प्रॉब्ली ही इज़ बीन ब्रेन वॉश्ड, ठीक है। तो सी 2008 मुंबई में भी जब अटैक हुआ था, दैट टाइम तो ये गूगल मैप वगैरह इतना एक्टिव नहीं था, करेक्ट। जीपीएस वगैरह भी इट इज़ वेरी वेरी, मतलब सिग्नल वगैरह पकड़ेंगे वगैरह। इतना कॉम्प्लेक्स हमारा वो एरिया है, अर्बन सिटी है मुंबई, ठीक है, इतने हाई रिस्क बिल्डिंग है। जो टेररिस्ट आए थे वो बच्चे, मतलब क्या यार, वो 19-20 साल के, उनको उन्होंने ज़िंदगी में कुछ देखा भी नहीं था, है ना। 2-3 महीने की उनकी ट्रेनिंग थी, ज़्यादा भी नहीं थी। कैसे वो हर बिल्कुल वही वाइटल इंस्टॉलेशंस में जाके पहुँचे। इज लॉट ऑफ, मतलब बहुत से जो डिफेंस एनालिस्ट वगैरह जो है, इसके ऊपर काफ़ी उनका क्लेम है कि डेफिनेटली दे हैव बीन गाइडेड फ्रॉम द लोकल्स। इनपुट्स मिला होगा। या नहीं, इनपुट्स नहीं, गाइड किया होगा प्रॉपरली। चलो आ जाओ, हाँ उतरो यहाँ पे, वो सामने दिख रहा है, दिस इज CST, वो दिख रहा है, दैट इज ताज। खत्म यार, उनका काम तो डन। एंड फिर घुल मिल जाओ, यू नेवर नो, कुछ तब भी जिन्होंने गाइड किया हो तो आप भी घूम रहे होंगे, यू नेवर नो दैट ना, हम्म, कि वे देव कम फॉर द फर्स्ट टाइम। वो पहली बार आए थे कराची से, वो भी सी रूट से। वो फोटोज़ वीटोज़ वगैरह ठीक है, जो भी डेविड कोलमन वगैरह, जो हेडली ने वगैरह दिखाए थे, बट वो तुमको भी मैं भी दिखाता हूँ फोटोज़ वगैरह, तुम कितना कॉन्फिडेंट हो जाओगे। मैं तुमको बोलूँगा कि तुमको फ़ोटो दिखाए, तुम जाओ दुश्मन कंट्री में और अटैक करो, यू विल बी लॉस्ट ना इनिशियली, करेक्ट। है ना। तो ये डेफिनेटली इट इज़ देयर। इवन पहलगाम अटैक में आई कैन नॉट डिनाई दिस पॉसिबिलिटी कि उनको गाइड नहीं किया गया होगा, ठीक है। लोकल्स भी हो सकते, कोई भी हो सकता है वो, हम्म, क्योंकि अगर वो बिल्कुल भी मतलब एक तो दिन दहाड़े अटैक किया यार उन्होंने, करेक्ट। और वो एग्जिट भी हो गए। तो या तो लोकल्स के होंगे, या तो उनको किसी ने गाइड किया, नहीं तो वो कैसे डिसअपियर हो गए। हाउ कैन दे डिसअपियर, जस्ट डिसअपियर विदाउट एनी लोकल गाइडेंस? ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। क्योंकि उसको पता है टेरेन कैसा है, कहाँ पे झाड़ियाँ है, कहाँ पे घुसना है, किधर क्या है। सो ऑफ कोर्स, तो ये स्लीपर सेल्स होते हैं कि जब ऐसे चीज़ें होती है, इट्स अ कोऑर्डिनेटेड अटैक। रमेश, वी हैव टू अंडरस्टैंड टेररिज्म इज नॉट जस्ट कि कोई सरफिरे ने उठ के बंदूक निकाली और अंदर घुसा और उसने लोगों को मारा। नो नो नो, दे नो दैट। मतलब इवन पुलवामा में भी जो 200 किलो RDX गाड़ी के साथ उन्होंने ये किया था, रैम किया था कॉन्वॉय के ऊपर, उनको 2 महीने से पता था कि मैं ऐसे बैठूंगा इस गाड़ी में जिसमें इतना बड़ा RDX लगा है और मैं जाके रैम करने वाला हूँ। ऐसे ओवरनाइट नहीं हुआ है वो, इट्स अ वेल प्लान्ड। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी लोकली उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, सब कुछ बाहर से उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। नो नो, डेफिनेटली। तो उसको स्लीपर सेल्स बोलते हैं। तो इनको कैसे, मतलब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? कैसे डिटेक्ट किया जाए इनको? मतलब जनरली ऑब्वियसली सिविलियंस तो नहीं कर सकते, वो हाँ। नहीं समझ पाएंगे शायद, लेकिन आर्मी वाले या कोई भी अथॉरिटी कैसे उनको डिटेक्ट करती है? नहीं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी काफ़ी अच्छी तरह से काम करती हैं, कर भी रही है। दे हैव अरेस्टेड सम, उनके ऊपर चार्जेस वगैरह भी फाइल होती हैं, केसेस वगैरह भी चलते हैं। बट देर आर सिस्टम्स, देर आर एजेंसीज विच आर वर्किंग टू जस्ट फाइंड आउट दीज स्लीपर सेल्स, ठीक है। बट एज अ सिविलियंस भी हम काम कर सकते हैं। वी कैन सी कि पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है, राइट। है ना। कोई सिक्योरिटी गार्ड होगा, मतलब अभी अगेन हर किसी सिक्योरिटी गार्ड के पीछे मत लगो, बट होगा यार, वो बोल रहा था कि साहब घर में ऐसा है वैसा है, नौकरी कर रहा है वगैरह, अचानक वो छोड़ के भाग गया, क्या अभी ज़रूरत नहीं है, या वो अचानक आने नहीं लगा। ऐसा कैसे हो सकता है जब उसके ऊपर 4-5 लोग डिपेंडेंट है, उसके घर वाले हैं, सब कुछ, एंड अचानक वो गायब हो गया है। यू मस्ट टेक दिस इनटू अकाउंट कि एटलीस्ट यू शुड रिपोर्ट कैसे से हुआ है। घर में मेड थी, वो तो 2 साल से काम कर रही थी, जनरली उसको मतलब एक दिन भी, 1 महीने का भी सैलरी लेट हो जाता तो वो चिल्लाती थी कि साहब सैलरी नहीं मिला। अचानक कैसे शी जस्ट किया, नहीं अभी कोई ज़रूरत नहीं है। यू कैन सी द आईफोन्स वगैरह कैरिंग, कि यार इसका अर्निंग कैपेसिटी साला 20,000 का है, ये 1.5 लाख का फ़ोन लेके घूम रहा है। समथिंग इज नॉट मैचिंग, है ना। आई डोंट सी द, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमेशा हर किसी के ऊपर सस्पिशियस नज़र से देखो, बट यू शुड टेक अ डाउट एटलीस्ट। करेक्ट। कुछ तो डाउट होगा, हाँ ठीक है, किसी ने गिफ्ट किया हो या कुछ हुआ हो, कुछ अवार्ड मिला हो,
अगर वो इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि हाँ भाई इसको किसी ने गिफ्ट किया है, ये है, बट अगर नहीं किया है तो कहाँ से आ गया है फिर? सो द लोकल एजेंसीज विल हैंडल दैट. एटलीस्ट हम्म, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सिटीजन इज यू शुड बी अवेयर. देयर वाज अ स्टेटमेंट गिवन बाय परवेज मुशर्रफ जब ये 99 कारगिल वॉर हुआ था ना. ही सेड कि दिस इज द लास्ट वॉर हैपनिंग एट द बॉर्डर, नेक्स्ट वॉर विल हैपन विद इन योर बॉर्डर्स. ही मेड दिस स्टेटमेंट क्लियरली. दे आर वेरी क्लियर यार. हम ही कंफ्यूजन में हैं. हम्म, ठीक है. right, सो एंड इट हैपेंड. ये पार्लियामेंट हैपेंड, अक्षरधाम हैपेंड, मुंबई हैपेंड. मुंबई अटैक से पहले 2005, 6, 7, 3-4 साल में बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे इंडिया में, बहुत सारे कॉन्जिक्यूटिवली. कोई भी मेट्रो सिटी नहीं छूटी थी. बेंगलोर 10-12 बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे वहाँ पे, और 3-4 पकड़े भी गए थे बस स्टॉप वगैरह पे. आई रिमेंबर अहमदाबाद में हुआ था, दिल्ली में हुआ था, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट हुआ था. ट्रेन में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, सीरियल ब्लास्ट 1, 2, 3, 4 ऐसे 7-8 जगह पे हुआ था. आई गेस आई रिमेंबर 7/11 उसको बोलते हैं. 11 जुलाई को अटैक हुआ था. ट्रेन ब्लास्ट, बहुत बड़ा ब्लास्ट था वो. उसके बाद आई थिंक लखनऊ में हुआ था. बहुत हम्म, सारी मेट्रो सिटीज़ कैप्चर की थी उन्होंने. सो मेनी आईडीज़ वर फाउंड. आईडीज़ मतलब कुछ डेटोनेटर वगैरह मैच नहीं हो पा गया तो वो फटा नहीं बस, लेकिन मिल गया बस स्टॉप पे. आई रिमेंबर शायद बेंगलोर की ये केस है कि 2-3 आईडीज़ मिले थे जो फटे नहीं. तो वो 2-3 साल बहुत ज़्यादा ये सब चल रहा था. एंड फाइनली मतलब सबसे बड़ा ब्लो मुंबई अटैक में मिला. तो आपको ऐसा लगता है कि अगर गवर्नमेंट पहले से रिटेलिएट करती, पहले से एक्शंस ऑफ लेती, तो ये कोर्स, सारे इवेंट्स नहीं होते बाद में? डेफिनेटली यार, डेफिनेटली. एटलीस्ट मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% नहीं करेंगे वो, बट ऑफ कोर्स यार तुमको ये तो मिलेगा, जवाब तो मिलेगा. यू सी द डिफरेंस ना. 2019 में उन्होंने पुलवामा किया, वी रिटेलिएटेड. 2019 टू 2025 अप्रैल, इंटेंसिटी भी काफ़ी कम हो गई है. ऑफ कोर्स वी शुड नॉट या कंपेयर द लाइव्स, बट यू कैन कंपेयर द टेक्निकलिटीज़ ना, कि 200 किलो का आरडीएक्स एक कॉन्वॉय पे, वो भी फौजी कॉन्वॉय पे अटैक करना, एंड टूरिस्ट के ऊपर अटैक करना. तो 6 साल क्या है ये? दिस 6 years इज़ अ डिटरेंस. दिस 6 years इज़ अ वार्निंग गिवन टू देम कि भाई तू ये करेगा तो हम ये करेंगे. फिर भी वो बाज तो आता नहीं है, तो हमेशा वो कुछ ना कुछ तो करता ही करेगा है. ही। बट दिस 6 years वी अचीव दिस 6 years. हम्म, प्रॉब्लम तब होता है ना कि सारे एवरीबडी स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द सिक्योरिटी एजेंसीज एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज. फेल हुआ, फेल हुआ. ये किसी ने नहीं बोला कि हर साल 2019 के बाद 2020 में कोई अटैक नहीं हुआ, थैंक यू सो मच. 21 में कुछ नहीं हुआ, थैंक यू सो मच. 22 में कुछ नहीं हुआ, थैंक यू सो मच. कोई नहीं बोलता. और स्पेशली मुझे ना ये इंटेलिजेंस वालों के बारे में काफ़ी यार, मतलब आई वांटेड टू से दिस. मैंने काफ़ी कमेंट्स एंड ये पोस्ट में मीम्स, देखता हूँ हाँ। कि इंटेलिजेंस फेलियर, इंटेलिजेंस फेलियर. ऐसा नहीं है यार. आई सर्वड इन कश्मीर, दे आर वर्किंग फैंटास्टिकली. कोई भी अगर अटैक होता है इसका मतलब 100 पहले रोके गए हैं. एक कहीं से भी वो मिस स्लिप हो गया है, इसकी वजह से वो हुआ है. मतलब उनका फेलियर पूरी दुनिया को पता चलता है, उनका सक्सेस किसी को नहीं पता चलता. राइट। ठीक है. आपने जो बात बोली कि स्लीपर सेल जो होते हैं, जो कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं वो लोग, तो पहलगाम अटैक में भी हमने जो स्टोरी सुन रहे थे, आई डोंट नो कितनी वो सच है, बट ये स्टोरी सुनी गई थी कि जिस एरिया में वो लोग थे, जहाँ पे वो लोग टूरिस्ट लोग थे, वहाँ पे जनरली जून में परमिशन मिलती है वहाँ तक जाने की. बट ये लोगों ने बिना अथॉरिटीज़ को बताए, जो भी वो एजेंट्स होते हैं ना जो टूरिस्ट को लेके जाते हैं, उन्होंने बिना अथॉरिटीज़ को बताया उनको ले गए. तो क्या इसके पीछे क्या सच है? मतलब क्या ये पॉसिबिलिटी है कि वो भी? आई डोंट नो अबाउट दिस न्यूज़, बट हो सकता है डेफिनेटली, क्यों नहीं. बट उसका मतलब हाँ, मतलब हमेशा उनको सस्पिशन से देखना ऐसा नहीं है. प्रॉबली कैसा ना, मोमेंटम ऐसा ही बन रहा था कि अभी सब कुछ ठीक हो गया, अभी तो पीस स्टेबिलिटी एक्स्टैब्लिश हुआ, अभी कुछ नहीं होगा साहब वगैरह. उनके लोकल्स भी बहुत परेशान हो गए थे यार. मतलब 2015 की बात जब मैं करूँगा, आई हैव सीन दोस्त, ये पथराव वगैरह चल रहा था ना, आई हैव सीन दोस्त पथराव वगैरह काफ़ी हो रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा होता था. एंड 14-15 साल के लड़के थे यार, मुंह पे ये रुमाल बांधते थे एंड वहाँ से पत्थर फेंकते थे. आई टेल यू वन इंसिडेंट. मेरा फर्स्ट इनकाउंटर था ये पथराव के साथ. मैं क्यूआरटी के साथ निकला था. क्यूआरटी मतलब हमारी क्विक रिएक्शन टीम होती है. आई वॉज अ कैप्टन दैट टाइम. मैं गया था एंड मेरे पीछे ऐसे पहाड़ था, मतलब वो ऐसे पहाड़ के पीछे से बीच में से ऐसे रोड जाता था. वो जो ये फिर रिवर के ऊपर ब्रिज था, ब्रिज के ऊपर वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और मेरे कमांडिंग ऑफिसर वगैरह खड़े थे. मुझे बताया गया था तो एक वहाँ से उस तरफ से पेट्रोलिंग करके लेके आ जाना उसको,
क्यूआरटी को। तो वो वहाँ पे रोका गया, हमने स्टॉप लगाया था और फिर देखा कि वहाँ पे पथराव स्टार्ट हो गया है। और थोड़ी देर में मुझे कुछ समझ में आता, मेरा मेरा जो एक हमारा बीएचएम होता है, बैटरी हवलदार मेजर, हवलदार टाइप जो सीनियर होते हैं थोड़ा, उसने मुझे पकड़ा हाथ से और ऐसे खींचा, साहब जी, ठीक है, और ये इतना बड़ा पत्थर आके गिर गया। ओह, और ऊपर से देखा तो मतलब आई गेस कुछ 6-7 साल का लड़का होगा यार वो, बहुत ही बच्चा था वो, ठीक है, और उसको बस ऑफकोर्स बताया गया कि ऐसे पत्थर लो और डाल दो, खत्म। तो ये सब चीज़ें थी जो पिछले 5-6 साल से काफ़ी कम हो गई थी, ऑफकोर्स नील हो गई थी। हम्म, जैसे ये जो डिमोनेटाइजेशन वगैरह हो गया, ये सब एवरीथिंग इज काउंटर कनेक्शन, फिटिंग ही हाँ, खत्म हो गया ना वो, करेक्ट करेक्ट। क्योंकि सब कुछ अभी ऑनलाइन पे हो गया, तो ऑनलाइन पे दे कुड नॉट ब्रेक कि कैसे ऑनलाइन पे काउंटर फिट करें। हम्म। तो ये सब हो रहा था, तो ऑफकोर्स वो लोकल में भी कॉन्फिडेंस आया होगा ना कि चलो यार कोई नहीं साहब, सब कुछ ठीक ठाक ही अब है। ठीक है, हाँ, तो हाँ, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा कमाने के चक्कर में चलो। बट पॉसिबिलिटी, इफ यू आस्क मी द पॉसिबिलिटी, yes, डेफिनेटली वी शुड नॉट डिनाई द पॉसिबिलिटी। आई गेस एनआई इज वर्किंग ऑन देम, दे आर द बेस्ट एजेंसी टू फाइंड आउट द ट्रूथ, दे विल फाइंड आउट डेफिनेटली। बट पॉसिबिलिटी हर जगह पे है। आई डोंट वांट टू क्रिएट द फियर एंड पैनिक अबाउट लोकल एंड एवरीवन, बट वी हैव टू बी कॉशियस, वी कैनॉट जस्ट बी कॉम्प्लिसेंट कि नहीं यार एवरीथिंग इज फाइन एंड ऑल। सो पॉसिबिलिटी डेफिनेटली है। आई नो आई शुड नॉट बी आस्किंग दिस क्वेश्चन टू एन आर्मी मैन, बट आप बताना, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप आंसर Okay, मत करना। लोग बोलते हैं टेररिज्म हैज़ नो रिलीजन, तो इज दैट ट्रू? उसमें आर्मी मैन क्या है, आई एम ऑल्सो अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। आई डोंट वांट टू व्यू दिस, मतलब एवरीथिंग इज ओपन, कोई सीक्रेट इसमें है क्या? नहीं, दे बट हैव, काफ़ी सेक्युलर लोग और लिबरल लोग जो हैं वो बोल रहे हैं कि कोई रिलीजन नहीं होता टेररिज्म का, ओके, एवरीबडी इज़ नॉट सेम। ऑब्वियसली ओके, एवरीबडी इज़ सो नॉट सेम, बट every so called that religion is not terrorist, but every terrorist is from that religion. Why is that so? so why, what is the reason they are fighting for? Why they are killing the innocent citizens for what? एक बच्चे को मार के उनको क्या हासिल होने वाला है? 72 हो रहे हैं। तो हो गया आंसर तुम्हारा, don't it's a religion, it's not a geographic, it is always been there. पहले तलवार से होता था, अब AK-47 यूज हो रहा है ना। हम्म, तो इट्स उनके चीफ बोलता है यार, सी अगर कोई सिटीजन बोलता ना, कोई छोटा नुक्कड़ का बंदा बोल जाता ना कि टू नेशन थ्योरी या हम लोग ये सब इस्लाम की वजह से कर रहे हैं वगैरह वो सब, इट्स ओके फाइन, वो कोई छोटा मोटा नुक्कड़ का लौंडा है उसने बोल दिया पाकिस्तान में, इट्स अ चीफ यार, वेरी पावरफुल पर्सन, नॉट ओनली पावरफुल, दैट पर्सन इज होल्डिंग द न्यूक्लियर पावर विथ हिम, ही इज मेकिंग दीज स्टेटमेंट्स, हम क्या बताएंगे उसमें? एक स्टेटमेंट और उन्होंने दिया अभी उनके शायद पार्लियामेंट में, कि मदरसे वाले जो लोग हैं, जो भी ना ऑफ कोर्स सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। डिफेंस मिनिस्टर ने बोल दिया। सो अभी हम मतलब वो क्या हो रहा है ना, प्रॉब्लम हमारा ये है, ये जो तुम बोल रहे हो ना कि लेफ्टिस्ट या लिबरलिस्ट, वी आर फाइटिंग द हाइनाज आउटसाइड, है ना, छोटे मोटे जो या पागल कुत्ते वगैरह को हम नज़र देते हैं, बट वी आर ऑलवेज अफ्रेड टू एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। वाई? मतलब वो है तो है, सच है वो, मतलब वाई आर यू डिनाइंग इट? ऑफ कोर्स मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यू शुड बी बायस, फिर हमेशा हर मुस्लिम को उसी नज़र से देखो, ऑफ कोर्स दैट्स अ सेंस, ठीक है, राइट। क्योंकि अगर हम आज उस पावर पोजीशन में हैं कि हम वो टेरिस्तान के ऊपर मिसाइल दाग सकते हैं, उसका क्रेडिट सिर्फ मोदी को नहीं जाता है, सिर्फ आज के डिफेंस मिनिस्टर को नहीं जाता है, ये क्रेडिट तो हमारे सबसे चहीते जो प्रेसिडेंट है अब्दुल कलाम, उनको भी तो जाता है। डेफिनेटली। So we respect them, yaar. I was fortunate to give him a salute on the dais of the 26 January Republic Day parade. वाह। जो मेरा ड्रीम था कि one day I will walk on that dais, राजपथ, अभी जो कर्तव्य पथ बोलते हैं। और मेरा इतना नसीब था कि मैं एज ए एनसीटी यंग कैडेट, 18 साल का मैं एनसीटी कैडेट हूँ, आई वॉज वॉकिंग, सो यू नो मतलब ऐसे जोश के साथ, एंड हमारा एक वो ऑर्डर होता है ना, देने देख, तो जैसे देने देख एंड वो सल्यूट होता है, आई वॉज वॉचिंग दैट मैन, वो दिखने में 5 फुट समथिंग उनकी हाइट होगी, बट आई सॉ द ह्यूज माउंटेन हु स्टैंडिंग अ स्ट्रॉन्ग,
कि भाई तुम घुस जाओ, कुछ भी करो. This is the person, that's why we have the पृथ्वी मिसाइल. करेक्ट. ठीक है. That's why we have that this nuclear powers. ये पूरा जितना भी हमारा जो है, that's why we are standing strong. We cannot deny that. But this is also a fact. They are using these words ना, उनका जयकारा लगाते हैं ना वो, है ना, वो नाम लेके ही मारते हैं. धर्म पूछ के मार. हाँ, of course वो नाम पूछ के मार रहे हैं, वो तो कर रहे हैं ना वो. We should not deny that. That doesn't mean that we should develop the hatred या anger between the community. Absolutely. हाँ, so we have to be very matured and But we should balanced. be brave enough to call spade a to- spade. Yeah, exactly. Exactly, we should. We should. अच्छा, एक बात बताइए सर, आपने बीच बीच में फिल्मों की, वेब सीरीज़ की रेफरेंसेस दिए कि जिस तरीके से 26/11 दिखाया या कोई और, जब भी कोई वॉर होगा तो फटाफट उसके राइट्स ले लेंगे और फिल्म बना देंगे. लेकिन जब एक्चुअल उनकी ज़रूरत होती है, जब एक वॉइस रेस करने की ज़रूरत होती है, तो ये कहाँ बिल में दुबक जाते हैं बॉलीवुड ये वाले. काफी हिपोक्रेसी यार. आई रियली डोंट, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड. अभी काफी बड़े बड़े स्टार्स भी नहीं है यार, मतलब आई डोंट, मुझे वो समझ में ही नहीं आ रहा इतना हिपोक्रेसी कहाँ चला गया आपका. क्या इतना मार्केट डूब जाएगा कि बस पाकिस्तान के एक्टर्स को ही बुला के मूवी करनी है ना. और मतलब तुम रिलीजियस की बात करते हो, हम बोले भी नहीं, तो इंडिया इज द ओनली कंट्री जहाँ पे सबसे सारे खान्स तो सुपरस्टार है, हम दो सिर पे लेके घूमते हैं उनको. उनको ज़्यादा बुरा लगा होगा पाकिस्तान को मार पड़ी. यार ये कम ऑन यार, मतलब पाकिस्तान का टेररिस्तान है वो तो. वी शुड स्टैंड एंड अभी कंडेम करें, वो उनके एक्टर्स कर रहे हैं. करेक्ट, एग्जैक्टली मैं यही बोल उनके रहा हूँ. एक्टर्स कर रहे पाकिस्तान हैं. की एक बात अगर हम अप्रिशिएट करें सॉरी वो ये कि उनके सारे क्रिकेटर्स, सारे आर्टिस्ट एक साथ खड़े हुए हैं कंट्री के साथ, बोल रहे हैं, अपनी वॉइस दे रहे हैं. लेकिन हमारे यहाँ पे जो सो कॉल, जो हमारे लोगों के जो आइडल माने जाते हैं कि अरे नहीं ये खान वो खान, वो चुपचाप बैठे हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं. क्या मतलब ये क्या है? अगर जब फिल्म बनानी होगी तो आप सबसे पहले भागोगे राइट्स लेने के लिए और फिल्म बनाओगे. एक चीज़ और आपने मुझे अच्छी बताई थी, जब हम कल बात कर रहे थे कि जो बॉलीवुड का इम्पैक्ट होता है हमारे ऑडियंसेस के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, उसके बारे में आप कुछ बता रहे थे, वो मुझे बताइए सर. यार मुझे जितना मैंने देखा है अभी, बेस्ट ऑफ माय परसेप्शन, ये बॉलीवुड सिनेमाज या इवन ऑल द सिनेमाज का, इंडियन सिनेमाज का हमारे सोसाइटी के ऊपर बहुत इम्पैक्ट रहा है. पहले भी रहा है, अभी भी है और फ्यूचर में भी रहेगा. दे आर चेंजिंग द नैरेटिव्स, दे आर चेंजिंग द इवन द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री. थिंग्स हैव हैपेंड कि पॉलिटिकल पार्टीज पैदा हुई हैं, या मतलब या तो दंगे फसाद हुए या तो बंद भी हुए हैं. And they should be very responsible what they are making, what they are selling. Just something is selling doesn't mean they should be repeating. Again वही identification crisis है ना, कि I am Indian first. अभी recently थोड़ा सा वो चेंज दिख रहा है मुझे. अभी भी हमारे जो हिस्टोरिक हीरोज हैं उनके ऊपर मूवीज बनाना शुरू हो चुका है. ठीक है, तो पहले तो वैसे था ही नहीं. पहले तो वो नैरेटिव्स ही सेट था उनका, है ना, कि फिर गवर्नमेंट ने 75 में वो अमेंडमेंट लाया, सेक्युलरिज्म वर्ड वगैरह, फिर अमर अकबर एंथनी आ गई. इज गोइंग हैंड इन हैंड, ये सब चल रहा है. ऑल दो स्टार्स वहाँ पे जितने भी सुपर स्टार्स वगैरह थे, वो डांसिंग लाइक अ जोकर्स यार, है ना. नहीं, दैट्स फाइन, इट्स एज अ एंटरटेनमेंट, दैट्स ओके, बट देन इट हैज़ एन इम्पैक्ट, इट हैज़ एन कॉन्सिक्वेंसेस. यू शुड एड्रेस दैट. और सच कभी छुपेगा नहीं. तो फिर अभी रिसेंट उतना साल लगे हमको छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में बताने के लिए. इट टेक्स, क्योंकि वो सच था, वो इमोशन बाहर आएगा ही. इट हैज़ हैपेंड, है ना. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा उसी के ऊपर फिल्म निकालो, बट मिल्खा सिंह के ऊपर मूवीज निकालने के लिए इतने साल लगे आपको, है ना, ताकि स्पोर्ट्स बायोग्राफीज वगैरह तब नहीं थे. मिल्खा सिंह तो वेरी ओल्ड, मुगल आजम बहुत पहले बना दी. हाँ, मुगल आजम बना दी. एंड वो आई गेस आई एम नॉट रॉन्ग, के आसिफ ने कुछ करोड़ों, मतलब लाखों करोड़ों खर्चा किया था, बिग बजट वगैरह, समथिंग फॉर व्हाट. उसमें इंडियन हिस्ट्री तो कहीं दिखी नहीं है हमको, है ना. राइट. सो एक चीज़ और हम बात कर रहे थे कि फिल्म्स के बारे में, कि ये लोग किसी एक पर्टिकुलर जैसे बिजनेसमैन है, उनको विलन दिखा देंगे कि हमेशा वो विलन ही होता है फिल्मों में. या फिर अपनी बात हुई थी कि डिफेंस
कि जो डिफेंस का जो काम कर रहे हैं, बेसिकली डिफेंस के से रिलेटेड कुछ चीज़ें बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, बाद में वो बन गए, पहले वो आर्मी में थे, तो उनको एज अ विलन दिखा देंगे। तो इसके ऊपर क्या अभी या रिसेंटली मैं नाम ले लूंगा, आई एम हाँ नॉट अफ्रेड टू कॉल अ नेम, हाँ हाँ शाहरुख खान की फिल्म थी जवान, जिसमें जवान ये चीज़ हुई थी। या आई वांटेड टू से दिस। फिल्म चली वगैरह दैट्स फाइन, वो सब ठीक है। फिल्म चलती भी बहुत अलग एलिमेंट से होता है वो, करेक्ट। ओके। आदि तो फेक नंबर्स हैं। तो आप हीरो किसी को भी बनाओ दैट्स फाइन, ओके, बट जब आप विलन बनाते हो ना, उसका डेफिनेटली असर रहता है। एंड नॉट ओनली दिस जवान मूवी, देर आर सो मेनी मूवीज आप देखोगे तो बिजनेसमैन या तो पॉलिटिशियन या हमेशा विलन रहेंगे उसमें, ठीक है। और स्पेशली ये जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग तो आएंगे उसमें कि इसने इन्होंने कुछ करप्शन किया है। मुझे कोई एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडिया का दिखाओ यार जिसने करप्शन किया। ये आप जो आपके पास वो फ्रीडम है ना, वो कि डिस्क्लेमर है आपके पास, डाल सिनेमैटिक देते हो लिबर्टी हो गई। फिक्टिशियस एंड हाँ, एवरीथिंग, बट यू आर सेलिंग अ रॉन्ग थिंग जो कभी हुआ नहीं है, एंड यू आर अर्निंग मनी आउट ऑफ इट, एंड यू आर अर्निंग पॉपुलैरिटी आउट ऑफ इट। ये तो शेमफुल है पूरा। बट अच्छा ठीक है, पर्सनल डिसएग्रीमेंट हो सकता है तो क्या फ़र्क पड़ता है, हमने किया, हम कर रहे हैं, आर्ट का कोई ये नहीं होता, आर्ट इज़ फ्रीडम। बट मेरे नेशन के ऊपर उसका इम्पैक्ट हो रहा है ना, तब मैं बोलूँगा ना। आज फिर कोई भी बंदा, कोई इंस्पिरेशन नहीं कि मैं जाके डिफेंस में कुछ कोई इक्विपमेंट का मैं मैन्युफैक्चरिंग बनूँ या मैं कुछ सेटअप करूँ, मैं कुछ स्टार्टअप स्टार्ट करूँ। हमारे जवानों के पास नाइट विजन्स नहीं है, आई विल मेक इट। हमारे पास अभी तक वी डोंट हैव द क्लोज क्वार्टर बैटल वेपन, वी स्टिल नॉट अभी एक रिसेंटली हमारे आर्मी ऑफिसर्स थे एक, ठीक है, उन्होंने डेवलप किया है, एंड अभी वो भी अभी आना शुरू हो गया है। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, मतलब 70-75 साल लगे हमको। हमने एक इंसास बनाई थी, उसके बाद हमने असॉल्ट राइफल अभी भी हम यूएस से इंपोर्ट कर रहे हैं। हम रशिया से गन्स लेते हैं, इजराइल से लेते हैं वेपन इक्विपमेंट्स। तो डू वी लैक टैलेंट? नो, डेफिनेटली नॉट। मैं ये मान ही नहीं सकता कि हमारे पास टैलेंट नहीं है। व्हाट वी आर लैकिंग इज द विलिंगनेस। वी डोंट हैव द सिस्टम टू नर्चर दिस टैलेंट। फिर ये बाहर भाग जाते हैं, और इनके पास वो इंस्पिरेशन कब आएगा कि हाँ मैं भी ऐसा बनूं। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि कुछ अच्छे नैरेटिव्स है कि डिफेंस ऑफिसर्स को आप हीरो बनाते हैं, तो बहुत सारे, जैसे मैंने लक्ष्य देखे, आई वॉज इंस्पायर्ड एंड आई जॉइन द फोर्सेस। बट सिर्फ उससे काम नहीं होगा ना। अगर आप किसी भी, देर इज़ ओनली वन फिल्म आई गेस, गुरु आई थी, जो आई गेस धीरू भाई अंबानी के ऊपर बनी थी। Correct. दैट वाज द ओनली मूवी आई सॉ कि जिसमें थोड़ा इंस्पिरेशन मिलता है कि हम भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज विच फिल्म्स which inspires you to start your own business and become a successful businessman, कहाँ इंस्पिरेशन है वो? हर मूवी, हर वेब सीरीज में देखता हूँ तो बिजनेसमैन तो डेफिनेटली कोई नेगेटिव फिगर ही है। कोई करप्शन कर रहा है तो बिजनेसमैन ही कर रहा है। इंडिया में टू स्टार्ट अ बिजनेस इज अ वेरी चैलेंजिंग थिंग, वेरी चैलेंजिंग थिंग। हमें, वी आर प्राउड ऑफ बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग एंड स्टीव जॉब, जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी कंपनी निकाली, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, नाउ मेटा एंड एप्पल, ऑल आर कॉलेज ड्रॉप आउट्स। हाँ, बट उनके कंपनी में जॉब करने के लिए हम एमटेक बीटेक वगैरह सब करते हैं। ठीक है, हम वो गधों की तरह मेहनत करते हैं, मार्क्स लाने, डिग्रीज लानी है, और फिर उनके पास जाके काम करना है। यहाँ का कोई बिजनेसमैन अगर 10वीं फेल या 12वीं फेल है, हम उसको क्रिटिसाइज करने लगेंगे, ये अनपढ़ है, इसको क्या आता है। वो पॉलिटिशियन भी हो गया या बिजनेसमैन भी हो गया। ठीक है, बट दैट्स अ वेरी डिफरेंट कॉम्पिटेंस। तो हमेशा अगर आप विलन दिखाओगे तो कैसे कोई स्टार्टअप वो रिस्क लेगा? फिर हम क्या कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं इंपोर्ट करने में, बहुत ज़्यादा, और डिपेंडेंसी कितनी बढ़ रही है। नाउ यू रियलाइज, अब ये सोचो अगर हम उस स्ट्रांग पोजीशन में नहीं होते कि थैंक्स टू आवर ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारीकर, जिन्होंने वो S-400 जो प्रोक्योर किया, दुष्यंत चक्र। या तो फिर आज हम किस हालात में होते। और वो भी अभी अगेन वो डिपेंडेंसी है रशिया के ऊपर। सी दे कैन डिनाई प्रोवाइडिंग या सप्लाइंग एनी टाइम ना, नहीं दूंगा मैं, क्या कर लोगे, वी कांट से एनीथिंग। लेकिन हम खुद ही अगर पैदा कर रहे हैं सारी एयर डिफेंस मिसाइल्स या वगैरह, तो दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग नेशन ना। तो वो अकेला कोई पॉलिटिशियन भी नहीं करेगा ना, या अकेला कोई आर्म फोर्सेस कहाँ जाएगी? आर्म फोर्सेस को तो लड़ना है। DRDO में भी काफ़ी सारे इनोवेशंस एंड अपग्रेडेशंस की ज़रूरत है, क्योंकि एवरीथिंग इज़ गवर्नमेंट मतलब स्लो वर्क, ब्यूरोक्रेसी आएगी या स्ट्रिंजेंट प्रोसीजर्स हैं। तो कोई तो खड़ा हो ना कि हम ये स्टार्टअप करना चाहते हैं।
हम ये ऐसा इक्विपमेंट ऐसा कोई बनाएंगे। इक्विपमेंट सर या ऐसा कोई वेपन जो इंडिया ने खुद आई बनाया? गेस ये ट्रिपल एस डिफेंस करके एक बेंगलोर की कंपनी है, डेफिनेटली दे आर वर्किंग ऑन इट फॉर लॉन्ग टाइम। वी शुड सपोर्ट सच इनिशिएटिव, सच स्टार्टअप्स। हम्म, ठीक है, कुछ हमारे कोलैबोरेशंस है, कुछ हमारी कंपनीज ने इजराइल या यूएस के साथ कोलैबोरेट करके, आई गेस लखनऊ में भी रशियन कंपनी के साथ हम AK-47 वगैरह बना रहे हैं। बट अगेन वो कोलैबोरेशन है ना, डिपेंडेंसी आ ही जाएगी ना। सी प्रॉब्लम हमारे पास टैलेंट का बिल्कुल नहीं है। वी डेफिनेटली हैव पीपल कि यार हमारे IITs के इतने इंजीनियर्स हैं, वो इतना बड़ा बड़ा काम करते हैं, रोबोटिक्स बनाते मैंने देखे हैं, वो कॉलेज के टाइम में 17-18 साल के टीनेजर्स। राइट। एक असॉल्ट राइफल नहीं बना सकते हम, या एक नाइट विजन नहीं बना सकते हम। हम्म, आप उसको पूरा वो एनवायरनमेंट खड़ा करके दे दो ना, 10 लाइसेंस उसको पूछोगे, और वो सोसाइटी में क्या है उसकी इमेज है, ये तो विलन है। हम्म, क्योंकि शाहरुख खान ने इसको मार दिया था आखिरी में जवान में, उस डिफेंस मैन्युफैक्चरर को, क्योंकि वो तो हमेशा करप्शन ही करेगा। हम्म, तो वो बोलेगा भाड़ में जा, मैं जाऊंगा अमेरिका, मैं क्यों रहूँ यहाँ पे, वो मेरे को अच्छा पैकेज दे रहा है, मस्त रहूंगा वहाँ पे मैं। राइट। सो दिस इज इम्पैक्टिंग द नेशनल सिक्योरिटी एंड द इकोनॉमी ऑल्सो। हम्म,